वो विल टू यूज द फोर्स है। दुश्मन को पता होना चाहिए कि ये पागल है, ये मार जाएगा, चला देगा। वो डिटरेंस है ना। उसको चलाना मतलब न्यूक्लियर इस्तेमाल करना तो सोच भी नहीं सकता है कोई, लेकिन उसका इफेक्ट हिंदुस्तान की स्ट्रैटेजी में तब्दीली आई है। 1971 का भारत पाकिस्तान वॉर एशिया की जियोपॉलिटिक्स में बड़े बदलाव लेकर आया। पाकिस्तान के विभाजन से बांग्लादेश का निर्माण हुआ। भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरा और इस युद्ध में भारत के हाथों हारने के बाद पाकिस्तान ने परमाणु बम बनाने का निर्णय भी लिया। सीज़ फायर के तुरंत बाद जनवरी 1972 में पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने देश के बड़े बड़े वैज्ञानिकों की एक मीटिंग बुलाई और उन्हें एटम बम बनाने का आदेश दिया। भुट्टो के इस निर्णय के पीछे कई कारण थे। भारत के साथ मुकाबला तो था ही, और ये भी कि अगर वो परमाणु बम और उससे जुड़ी एक मजबूत परमाणु संस्था बना लेते तो इससे उन्हें सेना के बड़े इन्फ्लुएंस का तोड़ मिल जाता, जो 1971 की हार के बाद भी पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिक कम्युनिटी और सिस्टम पर हावी था। न्यूक्लियर प्रोग्राम को पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अध्यक्ष मुनीर अहमद खान को सौंपा गया, जिन्होंने 1976 के अंत तक परमाणु उपकरण तैयार करने की प्रतिबद्धता जताई। मगर ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था जिसमें कमीशन ज़्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाई, और इंडिया के 1974 में न्यूक्लियर टेस्ट कोड नेम्ड एज स्माइलिंग बुद्धा करने के बाद पाकिस्तान और ज़ोर शोर से इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए लग गया। It was then Abdul Qadir Khan, also known as father of Pakistan atomic bomb program, came into the picture. इन्होंने बेल्जियम से मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट की हुई थी और 1972 से ये एम्स्टर्डम के एक लेबोरेटरी में काम कर रहे थे, जो कि एक सब कॉन्ट्रैक्टर है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज नीदरलैंड का, द डच पार्टनर ऑफ यूरेनको। यूरेनको एक कंबाइंड प्रोजेक्ट था जो 1970 में ब्रिटेन, पश्चिम जर्मनी और नीदरलैंड ने मिलकर शुरू किया था, ताकि उन्हें अपनी बिजली बनाने वाले परमाणु प्लांट्स के लिए पर्याप्त एनरिच्ड यूरेनियम मिलता रहे। कादिर खान जल्द ही नीदरलैंड के अल्मोलो शहर में स्थित एनरिचमेंट प्लांट का दौरा करने लगे, और अगले 3 सालों में उन्होंने वहां की गुप्त सेंट्रीफ्यूज डिज़ाइनों तक पहुंच हासिल कर ली। इंडिया के न्यूक्लियर टेस्ट के बाद इन्होंने जुल्फ़िकार भुट्टो को कॉन्टैक्ट किया। इसके बाद दिसंबर 1975 में इन्होंने अचानक से ही अपनी जॉब छोड़ दी और पाकिस्तान वापस आ गए। मगर वो अकेले नहीं आए थे, वो अपने साथ लाए थे ब्लूप्रिंट्स एंड पिक्चर्स ऑफ द सेंट्रीफ्यूजेस, साथ ही तमाम कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज जो कंपोनेंट सप्लाई करते थे। इन्होंने ये ब्लूप्रिंट्स चोरी किए हुए थे। उधर भुट्टो ने 1975 में अपने वाशिंगटन दौरे में ये स्पष्ट किया कि अपनी परमाणु तकनीक विकसित करते समय जब तक पाकिस्तान की पारंपरिक रक्षा प्रणाली सुरक्षित है, तब तक वह देश के विकास के लिए ज़रूरी रिसोर्सेज को महंगे एटॉमिक बॉम्ब प्रोग्राम में नहीं लगाएगा। ये वही भुट्टो थे जो परमाणु बॉम्ब बनाने के लिए घास तक खाने के लिए तैयार थे। बहरहाल 1976 में खान ने PAEC के साथ काम करना शुरू कर दिया, और जुलाई में उन्होंने इंजीनियरिंग रिसर्च लेबोरेटरीज की स्थापना की, ताकि यूरोप और अन्य जगहों से खरीदे गए कंपोनेंट्स की मदद से काहुटा में एक सेंट्रीफ्यूज प्लांट बिल्ड और ऑपरेट किया जा सके। नोन एज काहुटा प्रोजेक्ट, इसकी शुरुआत एक कोऑर्डिनेटेड बोर्ड की निगरानी में हुई जो KRL और PAEC की गतिविधियों पर नज़र रखता था। इस बोर्ड में AGN काजी, गुलाम इशाक खान और आगा शाही शामिल थे। यह बोर्ड सीधे जुल्फ़िकार अली भुट्टो को रिपोर्ट करता था। अप्रैल 1978 तक पाकिस्तान ने एनरिच्ड यूरेनियम का उत्पादन करना शुरू कर दिया, और 4 साल बाद उसके पास वेपन ग्रेड यूरेनियम भी मौजूद था। मिड 1980s तक हज़ारों सेंट्रीफ्यूज इतनी मात्रा में यूरेनियम तैयार कर रही थी जिससे हर साल कई परमाणु बम बनाए जा सकते थे, और 1988 तक पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल मिर्ज़ा असलम बेग के अनुसार पाकिस्तान के पास एक परमाणु उपकरण को असेंबल करने की क्षमता हासिल हो चुकी थी। जब भारत ने 1998 में अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किया, पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने 28 मई को बलूचिस्तान प्रांत के रासगौ पहाड़ियों में 5 परमाणु विस्फोट सफलतापूर्वक किए, और 2 दिन बाद छठा विस्फोट उसी क्षेत्र में 100 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में एक और स्थान पर किया। अब्दुल कादिर खान पाकिस्तान के हीरो तो बन गए, मगर वेस्ट के लिए वो किसी विलेन से कम नहीं थे। इन्होंने अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके एक विशाल काले बाजार का नेटवर्क खड़ा किया, जो उत्तर कोरिया, ईरान, लीबिया और शायद कुछ अन्य देशों को परमाणु तकनीक, सेंट्रीफ्यूज और अन्य सामान बेचने या अदला बदली करने में शामिल था। खान के 2004 में इस्लामाबाद में हाउस अरेस्ट रखा गया, जब उन्होंने स्वीकार किया कि वो 3 देश को परमाणु तकनीक फैलाने वाले नेटवर्क का संचालन कर रहे थे। कुछ साल बाद इन्होंने इस्लामाबाद कोर्ट में लॉसूट फाइल किया फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ। कोर्ट ने इनकी डीब्रीफिंग को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया और 2009 में इन्हें रिहा कर दिया गया।
As for Pakistan, our neighbor is the only Islamic state to possess nuclear weapon. इसके अलावा इंडिया, यूएसए, रशिया, चाइना, फ्रांस, यूके, इजराइल और नॉर्थ कोरिया भी न्यूक्लियर आर्म देश हैं। पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्म्ड हो जाने पर कई आशंकाएं उठी। पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, मिलिट्री कूप्स वहाँ पर आम बात है और इतना ही नहीं, पाकिस्तान इज़ द एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म। इन सब इश्यू से यह चिंता पैदा होती है कि क्या देश अपने हथियारों को सुरक्षित तरीके से संभाल पाएगा। पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट AQ खान 90s और अर्ली 2000s में एक ऐसे नेटवर्क का हिस्सा थे जिसके थ्रू ईरान, नॉर्थ कोरिया और लीबिया को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सप्लाई की गई थी। इस इंसिडेंट के बाद पाकिस्तान पर न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन के कमिटमेंट को लेकर ट्रस्ट काफ़ी हर्ट हुआ और एक्सपोर्ट कंट्रोल सिस्टम की वीक पॉइंट सामने आई। पाकिस्तान हैज़ अडॉप्टेड फर्स्ट यूज़ पॉलिसी। ये याद रहे, पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्म्ड बनने का सबसे बड़ा रीज़न इंडिया के साथ कंपटीशन था। ऑपरेशन सिंदूर में जब इंडिया ने पाकिस्तान के टेरर हब्स को डिस्ट्रॉय किया तो ये कहा जाता है कि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर अटैक करने की धमकी दी थी। इस खबर की पुष्टि नहीं है। This was the video, guys. Thank you so much for staying till the end. Hope it added to your knowledge. As they say, sharing is caring. Do share this with your friends. Also, like, comment and subscribe. You can also comment topics you want me to make video on.